जरा सोचिए, रात का वक्त है, कोई अपने काम से थका हारा घर लौट रहा है। सड़क पर एक भारी भरकम बस खड़ी है और उस व्यक्ति को सिर्फ वक्त जानना है। जी। एक अनजान शख्स से पूछा गया एक बहुत ही मामूली सा सवाल कि भैया टाइम क्या हो रहा है। मतलब एक बेहद आम सा संवाद जो हम और आप दिन में न जाने कितनी बार करते हैं, बिल्कुल, इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता। है ना। लेकिन 11 मई 2026 की रात दिल्ली में इसी एक छोटे से सवाल की कीमत एक महिला को अपनी जिंदगी के सबसे भयानक 2 घंटों से चुकानी पड़ी। ओह, ये सच में बहुत ही विचलित करने वाला है। मतलब इस घटना की भयावहता सिर्फ उस अपराध में नहीं है जो उस बस के अंदर हुआ, बल्कि उस दुस्साहस में है जो एक चलती हुई गाड़ी को लिटरली एक सुरक्षित क्राइम सीन में बदल देता है। सही बात है। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि अपराध किसी सुनसान गली या किसी अंधेरे कोने में होते हैं। जी। लेकिन देखिए, जब एक वाहन जो सार्वजनिक परिवहन का एक हिस्सा है वही खतरे का केंद्र बन जाए तो ये पूरी व्यवस्था की जड़ों को हिलाकर रख देता है। बिल्कुल हिला देता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे। हम पुलिस की एफआईआर, मीडिया की जो खोजी रिपोर्ट्स आई हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की जो आधिकारिक कार्रवाइयां हैं उनका विश्लेषण करेंगे। जी, ये बहुत जरूरी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस खौफनाक रात की टाइमलाइन को समझना नहीं है। हम उस खोखले सिस्टम की परतों को उधेड़ेंगे जो मतलब दावों के कागजों पर तो बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन हकीकत में एक आम सी स्लीपर बस को हैवानियत का एक बंद कमरा बनने से नहीं रोक पाता। एकदम सही कह रहे हैं आप। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये चर्चा संवेदनशील जरूर है, लेकिन समाज के उन अनदेखे लूपहोल्स को समझने के लिए बेहद जरूरी है जो हर दिन नागरिकों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, घटनाओं का सिलसिलेवार विश्लेषण ही हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर सिस्टम कहाँ फेल हुआ। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो अपराधियों ने कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं रची थी। अच्छा। जी, उन्होंने सिर्फ उस सिस्टमिक गैप का फायदा उठाया जो हमारी सड़कों पर खुलेआम मौजूद है। मतलब अगर हम इस गैप के काम करने के तरीके को डिकोड कर लें, तभी हम प्रिवेंटिव मेजर्स यानी निवारक कदमों के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए 11 मई की रात के घटनाक्रम को जमीनी हकीकत के नजरिए से देखते हैं। पुलिस में जो शिकायत दर्ज हुई है उसके आधार पर पीड़िता की उम्र 30 वर्ष थी। जी। पीतमपुरा इलाके में रहने वाली ये महिला 3 बच्चों की माँ है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक फैक्ट्री में काम करती है। रात के करीब 11 बज रहे थे, जो कि दिल्ली जैसे शहर में कोई बहुत ज्यादा रात नहीं मानी जाती। बिल्कुल नहीं। वो अपनी शिफ्ट खत्म करके रोज की तरह बस घर लौट रही थी। ई रिक्शा से उतरने के बाद वो सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड के पास पैदल चल रही थी। मतलब एक आम कामकाजी इंसान की वही दिनचर्या, दिन भर की थकान और बस घर पहुंचकर अपने बच्चों से मिलने की उम्मीद। सोचिए उस वक्त पीड़िता पर क्या बीत रही होगी। जी। ये एक ऐसा परिदृश्य है जिससे कोई भी नागरिक खुद को जोड़ सकता है। हमारे शहरों की अर्थव्यवस्था ऐसे ही लाखों कामगारों पर टिकी है जो देर रात तक काम करते हैं। यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये कि ये कोई पहले से प्लान किया गया हमला नहीं था। बिल्कुल, ये पहले से तय किया गया कोई हमला नहीं था। अपराध विज्ञान यानी क्रिमिनोलॉजी में इसे हम अपॉर्चुनिटी थ्योरी या अवसर का सिद्धांत कहते हैं। मैं इस अपॉर्चुनिटी थ्योरी को थोड़ा और गहराई से समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आमतौर पर तो धारणा यही होती है कि अपराधी किसी का पीछा करते हैं या पहले से रेकी करते हैं। अमूमन ऐसा ही माना जाता है, लेकिन सड़क पर होने वाले ज्यादातर जो अपराध हैं वो तत्काल मिले अवसर का नतीजा होते हैं। अपराधी परिस्थितियों का जो गणित है ना वो सेकंडों में लगाते हैं। सेकंडों में? जी। रात के 11 बजे का वक्त, सड़क पर कम होती भीड़ और एक अकेली महिला। जब उस महिला ने सड़क किनारे खड़ी उस निजी बस के पास खड़े व्यक्ति से सिर्फ समय पूछा तो उस क्षणिक संवाद ने एक ट्रिगर का काम कर दिया। बाप रे। उस व्यक्ति ने तुरंत भांप लिया कि यहाँ कोई केपेबल गार्डियन नहीं है। मतलब कोई पुलिस वाला या आसपास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो दखल दे सके। और उसी एक पल में उसने उस महिला को जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। ये सोचना ही रोंगटे खड़े कर देता है कि सड़क से बस के अंदर तक का वो फासला महज कुछ ही सेकंड का रहा होगा। बिल्कुल, कुछ ही सेकंड का। और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस निजी स्लीपर बस में पहले से ही चालक और कंडक्टर मौजूद थे। पीड़िता का आरोप है कि 2 पुरुषों ने उसके साथ लगभग 2 घंटे तक कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। मतलब पूरे 2 घंटे। ये सच में भयानक है।
और जो बात इस घटना को एक आम सड़क अपराध से अलग और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है, वो है इसका घटना स्थल। ये कोई सुनसान मैदान या कोई बंद इमारत नहीं थी जी। ये एक चलती हुई बस थी। ये बस लगातार चलती रही, कभी रुकती कभी आगे बढ़ती और कई किलोमीटर तक नांगलोई इलाके की तरफ घूमती रही। अगर मैं एक तरह से देखूं तो ये बसें हमारे सुरक्षा तंत्र के लिए एक चलती फिरती और अदृश्य जेल की तरह हैं, जहां से आवाज बाहर आ ही नहीं सकती। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा ढांचागत कारण है। कैसा ढांचागत कारण? सार्वजनिक और निजी परिवहन के बीच का जो बुनियादी अंतर है, वही ऐसे अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। जैसे अगर आप सरकारी बसों या मेट्रो को देखें तो उनमें एक खुलापन होता है। जी, बड़ी खिड़कियां होती हैं, बिल्कुल। रोशनी होती है, सीसीटीवी कैमरे होते हैं जो अक्सर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम से जुड़े होते हैं। लेकिन निजी स्लीपर बसों का जो आर्किटेक्चर है वो पूरी तरह से अलग होता है। हाँ, उनमें तो कैबिन बने होते हैं। सही कहा। इन बसों में छोटे छोटे कैबिन बने होते हैं, खिड़कियों पर भारी भारी पर्दे या डार्क फिल्म लगी होती है। इनका डिजाइन ही यात्रियों को प्राइवेसी देने के लिए किया जाता है, जिसका ऐसे मामलों में भयानक दुरुपयोग होता है। लेकिन एक मिनट, मैं इस बात पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी पूछिए। दिल्ली में तो रात के समय चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त होती है ना, मतलब हर प्रमुख चौराहे पर पीसीआर वैन खड़ी होती है, बैरिकेड्स लगे होते हैं। जी हाँ, होते हैं। फिर हम ये कैसे मान लें कि एक भारी भरकम बस जिसके अंदर इतना जघन्य अपराध हो रहा है, वो 2 घंटे तक पुलिस की नजरों से बचकर सड़कों पर घूमती रही? मतलब क्या हमारी नाइट पेट्रोलिंग इतनी कमजोर है या फिर जांच करने के तरीके में ही कोई बुनियादी खोट है? देखिए, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। गश्त या बैरिकेड्स की कमी नहीं है दिल्ली में। समस्या यह है कि उन बैरिकेड्स पर पुलिस की थ्रेट परसेप्शन क्या है। थ्रेट परसेप्शन मतलब खतरे का आकलन? जी, पुलिस बैरिकेड्स पर अक्सर आप देखेंगे कि प्राइवेट कारों को या तेज रफ्तार बाइकों को या छोटे कमर्शियल मालवाहक वाहनों को रोककर चेक किया जाता है। हाँ, वो अक्सर डिक्की खुलवाकर चेक करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक निजी यात्री बस जो दिखने में ऐसा लग रहा हो कि इंटरस्टेट ट्रैवल कर रही है, लंबी दूरी की बस है, उसे रात के अंधेरे में अमूमन एक लो रिस्क वाहन मान लिया जाता है। ओ, तो उसे रोकते ही नहीं है? बहुत कम। और दूसरी सबसे बड़ी बात है मोबिलिटी, यानी उसकी गतिशीलता। एक थाना क्षेत्र का दायरा कुछ ही किलोमीटर का होता है। एक चलती हुई बस 15 मिनट में एक थाने की सीमा पार करके दूसरे इलाके में घुस जाती है। अच्छा, तो अधिकार क्षेत्र बदल जाता है। जी, और इससे वो किसी एक जगह की स्टेशनरी पुलिस पेट्रोलिंग को बहुत आसानी से चकमा दे सकती है। बाहर से देखने वाले किसी भी राहगीर या पीसीआर वैन को यही लगेगा कि बस अपनी मंजिल की ओर जा रही है। तो इसी मोबिलिटी का फायदा उठाकर उन आरोपियों ने 2 घंटे बाद महिला को नांगलोई के पास सड़क पर उतार दिया और फरार हो गए। जी। लेकिन इतनी भयानक त्रासदी के बाद जो हुआ, वो इस मामले का शायद सबसे अहम पहलू है। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद एक गहरा सदमा और डर हावी हो जाता है। लोग चुप्पी साध लेते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है इतने बड़े ट्रॉमा के बाद। बिल्कुल। लेकिन इस 30 वर्षीय महिला ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उसने टूटने के बजाय तुरंत सिस्टम का दरवाजा खटखटाया और पुलिस को कॉल करके पूरी घटना की जानकारी दी। और मैं कहूंगा कि कानूनी और मेडिको लीगल दृष्टिकोण से ये कदम केस की पूरी दिशा तय कर देता है। वो कैसे? देखिए, अपराध होने के बाद के शुरुआती जो कुछ घंटे होते हैं, जिन्हें हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, वो सबूत जुटाने के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। जी। उस महिला की त्वरित सूचना की वजह से ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और उसे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल लेकर गई, जहां बिना किसी देरी के उसका विस्तृत मेडिकल परीक्षण हुआ। और रानी बाग पुलिस स्टेशन में पीड़िता के बयान के आधार पर तुरंत एफआईआर भी दर्ज की गई। ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के गंभीर धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें सामूहिक बलात्कार के प्रावधान शामिल हैं। जी। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी पुष्टि करती हैं कि पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बस चालक उमेश और कंडक्टर रामेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बस जो बिहार में पंजीकृत बताई जा रही है, उसे जब्त करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। ये बहुत जरूरी कदम था। लेकिन एक सवाल जो यहाँ मेरे मन में उठता है, वो नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव को लेकर है। जी बताइए। क्या बीएनएस के तहत मामला दर्ज होने से पुलिसिया जांच की प्रक्रिया में कोई ठोस और जमीनी बदलाव आता है, या मतलब ये सिर्फ धाराओं के नाम बदलने तक ही सीमित है? नहीं, बदलाव बहुत गहरा और संरचनात्मक है। पहले क्या होता था कि जब मामले दर्ज होते थे
तो अक्सर गवाहों के मुकर जाने या बयानों में हेरफेर होने से केस कमजोर हो जाते थे। हाँ, ऐसा बहुत बार देखा गया है। लेकिन बीएनएस में खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच में साइंटिफिक एविडेंस यानी वैज्ञानिक साक्ष्यों को बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई है। अच्छा। अब चूंकि इस मामले में क्राइम सीन एक बस है जो कि एक पूरी तरह से बंद और नियंत्रित वातावरण है, इसलिए फॉरेंसिक जांच की भूमिका यहाँ सबसे बड़ी हो जाती है। मतलब बस के अंदर से जो सबूत मिलेंगे। बिल्कुल। पुलिस की फॉरेंसिक टीम बस के मुआयने के दौरान जैविक साक्ष्य यानी बाल, फिंगरप्रिंट्स, शरीर के तरल पदार्थ या डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करेगी। और डीएनए से बड़ा तो कोई गवाह नहीं होता है ना, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता। एकदम सही कहा आपने। इसके अलावा जो डिजिटल ट्रेल है उसका महत्व भी बीएनएस में बहुत बढ़ गया है। डिजिटल ट्रेल जैसे सीसीटीवी? जी, पुलिस अब पूरे रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि बस को चलते हुए देखा जाए, बल्कि एक पूरी टाइमलाइन स्थापित करने के लिए है। कि बस कब और कहाँ थी। हाँ, बस सरस्वती विहार से कितने बजे चली, नांगलोई तक पहुंचने में उसने कौन कौन से रूट लिए, क्या वो कहीं बीच में रुकी, ये सब डेटा जब पीड़िता के बयान के साथ मैच किया जाता है तो बचाव पक्ष के लिए अदालत में कोई गुंजाइश नहीं बचती। डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों का यह गठजोड़ ही केस को वाटरटाइट बनाता है। तो जांच तो पुलिस कर ही रही है अपनी तरफ से, लेकिन जैसे ही ये खबर मुख्यधारा की मीडिया में आई, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जो कि लाजमी है। राजधानी दिल्ली, जहां संसद है, जहां सर्वोच्च न्यायालय है, वहां एक चलती बस में ऐसा दुस्साहस लोगों को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। और इसी बीच एक बड़ी संस्थागत हलचल भी हुई। एनसीडब्ल्यू का हस्तक्षेप? जी हाँ, राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान यानी सुओ मोटो संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराध किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। देखिए, एनसीडब्ल्यू का ये दखल कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? जब हम स्वतः संज्ञान शब्द सुनते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये है कि आयोग को किसी के द्वारा औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का इंतजार नहीं था। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद ही जांच को अपने हाथ में ले लिया, या कहें कि निगरानी शुरू कर दी। हाँ, और आयोग ने दिल्ली पुलिस से 7 दिनों के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट या जिसे ATR कहते हैं वो मांगी है। जी। इस रिपोर्ट में पुलिस को जांच की स्थिति, गिरफ्तारियों और पीड़िता को दी गई कानूनी और मेडिकल सहायता की जानकारी देनी है। लेकिन मुझे हमेशा इस प्रक्रिया को लेकर थोड़ा संशय रहा है। कैसा संशय? मतलब क्या इस तरह की रिपोर्ट मांगने से जमीनी स्तर पर काम कर रहे पुलिस अधिकारी पर सच में कोई दबाव बनता है, या ये सिर्फ एक रस्मी कागजी कार्यवाही है जो बस फाइल को मोटा करने के काम आती है? आपका यह संशय स्वाभाविक है, लेकिन ATR की प्रक्रिया सिर्फ एक खतों के ताबत नहीं है। अच्छा। यह नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत मजबूत घर्षण पैदा करने वाला टूल है। जब स्थानीय थाने का SHO या DCP कोई रूटीन केस हैंडल करता है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ अपने सीनियर अफसरों तक होती है। जी। लेकिन जब NCW एक ATR मांगता है तो वो जवाबदेही सीधे राष्ट्रीय स्तर पर आ जाती है। 7 दिन की जो समय सीमा दी गई है उसका मतलब है कि पुलिस को लिखित में आधिकारिक हस्ताक्षर के साथ ये बताना होगा कि उन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए हैं। यानी जांच में किसी भी तरह की देरी या कोताही को अब छिपाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात यह है कि न्याय का हमारा जो ढांचा है वो अक्सर सिर्फ अपराधी को पकड़ने और सजा दिलाने पर ही केंद्रित होता है। हाँ, विक्टिम के बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचता। वही, वो विक्टिम सेंट्रिक नहीं होता। लेकिन NCW की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह पूछा गया है कि पीड़िता की सुरक्षा और उसके मानसिक परामर्श के लिए क्या किया गया। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए। जी, ये इस बात को सुनिश्चित करने का एक बहुत जरूरी तंत्र है कि एक इतना बड़ा ट्रॉमा झेलने के बाद सिस्टम पीड़िता को सिर्फ उसके हाल पर ना छोड़ दे। उसका पुनर्वास भी न्याय प्रक्रिया का ही एक अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। ये एक बहुत ज़रूरी पहलू है जिस पर आपने रोशनी डाली, क्योंकि अक्सर कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते पीड़िता का जो मानसिक स्वास्थ्य है उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पूरी घटना ने ना एक व्यापक सामाजिक बहस को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर हमारे घरों के ड्राइंग रूम तक हर जगह बस एक ही सवाल है, क्या हमारे शहर सच में महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं? और ये सवाल बहुत गहरा है ना? हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि रात 11 बजे काम से लौटने वाली एक महिला के मन में आज भी वही पुराना खौफ बसा हुआ है। जी। ये सिर्फ एक बस की या एक घटना की बात नहीं है। ये महिलाओं के काम करने, आर्थिक रूप से आजाद होने
और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के बुनियादी अधिकार पर एक सीधा हमला है। एकदम सही कहा आपने। और ये डर बेबुनियाद भी नहीं है। जब हम इन घटनाओं का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं तो ये स्पष्ट तौर पर एक सिस्टमिक फेलियर यानी प्रणालीगत विफलता के रूप में सामने आता है। कागजों पर महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विज्ञापनों में हेल्पलाइन नंबर फ्लैश होते हैं, पिंक बूथ बनाए जाते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में सड़क पर उन दावों का कोई वजूद नहीं दिखता। तो फिर ये खाई कहाँ है? प्रशासन आखिर मिस क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन मुख्य रूप से 2 स्तरों पर चूक रहा है। पहला है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, मतलब अलग अलग विभागों के बीच तालमेल की कमी। बिल्कुल। जैसे ही इस मामले में ये जानकारी आई कि बस बिहार में पंजीकृत है, तो ये स्पष्ट हो गया कि ये एक अंतर्राज्यीय वाहन है। इंटरस्टेट चलने वाले निजी वाहनों के नियमन, इनके रूट की सख्त निगरानी और इनमें काम करने वाले स्टाफ के अनिवार्य पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी ढिलाई बरती जाती है। ओह, तो कोई रिकॉर्ड ही ठीक से मेंटेन नहीं होता होगा। जी, एक राज्य का वाहन दूसरे राज्य में बिना किसी सेंट्रलाइज्ड जीपीएस ट्रैकिंग के बस घूम रहा है। यही वो लूप होल है जिसका अपराधी इतनी आसानी से फायदा उठाते हैं। और दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है सार्वजनिक स्थानों की ओनरशिप। जब तक प्रशासन सघन और दृश्यमान पेट्रोलिंग नहीं करता, यानी ऐसी गश्त जो लोगों को सच में दिखे, तब तक नागरिकों के मन में सुरक्षा का भाव नहीं आ सकता। सिर्फ बैरिकेड लगा देना काफी नहीं है। कुल मिलाकर 11 मई की वो 2 घंटे की भयानक घटना सिर्फ उस 30 वर्षीय मां के खिलाफ किया गया अपराध नहीं है। ये राजधानी के सुरक्षा तंत्र, हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नियमन और एक समाज के तौर पर हमारे बड़े बड़े दामों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। जी बिल्कुल, एक ऐसा तमाचा जो हमें जगाने के लिए काफी होना चाहिए। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक काम से सुरक्षित घर लौटना हर नागरिक का, हर महिला का बुनियादी अधिकार नहीं बन जाता, तब तक विकास की हमारी सारी बातें पूरी तरह से खोखली हैं। और न्याय भी तभी पूर्ण माना जाएगा जब सिर्फ इन आरोपियों को सजा न मिले, बल्कि उन खामियों को भी हमेशा के लिए पाटा जाए जिनकी वजह से ये घटना मुमकिन हो पाई। सही कहा आपने। इस पूरी विस्तृत चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ विराम देना चाहेंगे जो शायद हम सबको लंबे समय तक परेशान करेगा। जी, अगर एक सड़क किनारे महज समय पूछना किसी को इतनी खौफनाक त्रासदी का शिकार बना सकता है, तो सूरज ढलने के बाद हमारे शहर के ये बस स्टैंड, ये चौराहे और ये सड़कें असल में कितने सार्वजनिक रह जाते हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। और क्या भारी भरकम निजी वाहनों की ये गुमनामी, जहां डार्क पर्दों के पीछे कुछ भी छुपाया जा सकता है, हमारे अर्बन प्लानिंग और सुरक्षा व्यवस्था का सबसे खतरनाक अंधा मोड़ बन चुकी है? इस सवाल का जवाब सिर्फ पुलिस को नहीं, बल्कि पूरे प्रशासन को ढूंढना होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही जरूरी और गंभीर मुद्दों की तह तक जाते रहेंगे।